हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियोस बनाती रहूंगी। आइए हम चर्चा करते हैं टॉप 7 अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जिसमें एलएलबी करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ और एलएलएम यानी मास्टर ऑफ लॉ लीगल सेक्टर की सबसे बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है। आमतौर पर 3 साल वाले एलएलबी कोर्स में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लिया जा सकता है, जबकि 5 साल वाले एलएलबी कोर्स के लिए 12th के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम पास करना बहुत जरूरी होता है। एलएलबी कोर्स पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल वाले कोर्स एलएलएम में एडमिशन लिया जा सकता है। एलएलबी पूरा करने के बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं। चाहे क्रिमिनल, सिविल या रेवेन्यू, किसी भी फील्ड को चुनी जा सकती है। शुरू में किसी सीनियर वकील के साथ जूनियर के रूप में अदालतों का व्यवहारिक काम सीखा जा सकता है और कुछ सालों के अनुभव के बाद स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की जा सकती है। एलएलएम करने से इस क्षेत्र में अपने स्पेशलाइजेशन को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लॉ के क्षेत्र में अध्यापन यानी कि टीचिंग करना चाहते हैं तो एलएलएम करने के बाद आप पीएचडी करके इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। एडवोकेट के रूप में अदालतों में प्रैक्टिस करने का पारंपरिक विकल्प तो है ही, स्टेट काउंसिल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर बनने का भी विकल्प होता है। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली न्यायाधीश या मुंशी या जुडिशियल एग्जाम को पास करके आप जज भी बन सकते हैं। कारपोरेट क्षेत्र की विकसित होने से इस क्षेत्र में लॉ एक्सपर्ट की मांग बढ़ गई है। अब एलएलबी क्या है, एलएलबी कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है और एलएलबी करने के बाद क्या क्या टॉप करियर ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है। एलएलबी का फुल फॉर्म लिगम बैक्लेरियस है और ये एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। यहाँ पर एल प्लूरल लिगम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है लॉ। इंग्लिश में लिगम बैक्लेरियस का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ होता है। अब हम बात करते हैं एलएलबी कैसे करें और एलएलबी करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स है या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th पास किया है तो आप लॉ कर सकते हैं। तो 3 साल वाले एलएलबी कोर्स में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लिया जा सकता है, जबकि 5 साल वाले एलएलबी कोर्स में 12th के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। वहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना अनिवार्य होता है। 5 साल वाले एलएलबी कोर्स के लिए एज लिमिट को 22 वर्ष रखी गई है, जबकि 3 साल वाले एलएलबी कोर्स के लिए 45 ईयर्स रखी गई है। 3 साल वाले कोर्स को एलएलबी कहा जाता है और 5 साल वाले कोर्स को बीए एलएलबी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एलएलबी करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है। एडवोकेसी शुरू से ही एक रॉयल प्रोफेशन रहा है। एलएलबी करने के बाद जहां स्टाम्प बेचने से लेकर जज बनने तक सैकड़ों करियर ऑप्शन हैं, लेकिन यहां पर हम टॉप 7 करियर ऑप्शन की बात करेंगे जो आप लॉ करने के बाद अपना सकते हैं। नंबर 1 है, आप एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मन बना चुके हैं तो आपको लॉ की डिग्री लेने के बाद एक और एग्जाम से गुजरना पड़ता है और ये एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है और इस एग्जाम को पास करने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। लॉ की पढ़ाई करके बार काउंसिल में एनरोलमेंट होने के बाद शुरुआती दौर में किसी वकील के साथ जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करना होता है। इस दौरान फाइलिंग, रिसर्चिंग, अदालतों से तारीख लेना, नियोक्ता वकील के साथ अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेना और केस ड्राफ्टिंग करना यानी मुकदमों के कागजात तैयार करना वगैरह काम होता है। अदालत से जुड़ी इन बुनियादी चीजों को समझने के बाद स्वतंत्र रूप से वकील के रूप में काम किया जा सकता है। नंबर 2 है एनवायरमेंट लॉयर। आप एनवायरमेंट लॉयर बन सकते हैं। एनवायरमेंट में उन चीजों को नष्ट होने से बचाने की बात की जाती है जो हमें नेचर से मिली हुई है। इन मामलों में कई बार PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की जाती है, जिसके लिए एनवायरमेंट लॉ में एक्सपर्ट लोगों की काफी डिमांड होती है। इसके अलावा ऐसे NGO में भी ऐसे लोगों की मांग की जाती है
जो एनवायरमेंट से जुड़े मुद्दों से संघर्ष कर रहे होते हैं। नंबर 3 है साइबर लायर। आप साइबर लायर भी बन सकते हैं। इस समय देश में ऑनलाइन और साइबर क्राइम से जुड़े मामले भी रोशनी में आने लगे हैं। इसमें खास तौर पर फर्जी और धमकी भरे ईमेल भेजना, कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करना, सॉफ्टवेयर की चोरी करना, SMS की हैकिंग करना, मोबाइल की क्लोनिंग वगैरह शामिल है। इन सब को देखते हुए कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। इसलिए आपके पास कंप्यूटर और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने का भी सुनहरा अवसर है। अगला पॉइंट है पेटेंट एंड कॉपीराइट लायर। आप पेटेंट एवं कॉपीराइट लायर भी बन सकते हैं। पेटेंट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी भी नई कोर्स से बनने वाली प्रोडक्ट पर एकाधिकार दिया जाता है। अगर कोई थर्ड पार्टी वो प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस पर रॉयल्टी लेनी पड़ती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस यानी कि IPR के रूप में हो रहा है। भारत में भी इससे जुड़े हुए प्रोफेशन की काफी मांग है। अगला पॉइंट है लेबर लायर। आप लेबर लायर भी बन सकते हैं। कर्मचारियों के अधिकार और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लेबर लॉ को बनाया गया है और इन दिनों इस फील्ड से जुड़ी हुई समस्याएं अदालतों में काफी संख्या में हैं। आप इसमें भी अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल लायर। आप इंटरनेशनल लायर भी बन सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसके तहत अलग अलग देशों के बीच में पैदा होने वाली समस्याओं को कानून के द्वारा सुलझाया जाता है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और इंटरनेशनल घटनाओं में आपकी रुचि है तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है। अगला पॉइंट है कारपोरेट लायर। आप कारपोरेट लायर भी बन सकते हैं। कारपोरेट लॉ के जानकारों की आजकल काफी मांग है जो अलग अलग कंपनियों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सलाह देते हैं। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ऐसे एक्सपर्ट के लिए अवसरों की कमी नहीं है। कुछ साल पहले तक कुछ ही कंपनियां विदेशी कारोबार से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज के समय में छोटी कंपनियां भी कारोबारी जरूरत के मद्देनजर विदेशी लेन देन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उन्हें अलग अलग मामलों में कारपोरेट लॉ के जानकारों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे MNC, GDR, IPO, टैक्सेशन, स्ट्रक्चर, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह। ऐसे कई कार्य क्षेत्र हैं जहां पर कारपोरेट लॉ फर्म द्वारा कंपनियों को सेवाएं दी जाती है। देखा जाए तो कारपोरेट लॉयर बनने के लिए LLB के अलावा किसी और डिग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप साथ में MBA कर लेते हैं तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस का आपको पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा। अगर आपकी रुचि कारपोरेट लॉ में है तो अभी से ये डिग्री लेने के बाद आप बिना किसी देरी के जॉब की तलाश में जुट जाइए। किसी लॉ फर्म या किसी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में अपने लिए रिक्तियों पर नजर रखिए। अगर आप LLB करने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो चलिए थोड़ी सी ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि यह एग्जाम कैसे और कौन सा लैंग्वेज में और किस पैटर्न के साथ कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्जाम उस इंसान को देना पड़ता है जिसने लॉ में ग्रेजुएशन किया हो और प्रैक्टिस करना चाहता हो। ऐसा एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में पहली बार सन 2010 में कराया था। अब हम चर्चा करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होंगे जो बार काउंसिल द्वारा 3 साल और 5 साल वाले LLB के लिए निर्धारित सिलेबस से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और एग्जाम की अवधि 3 घंटे की है और एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दोनों कैटेगरी में पूरे सिलेबस को 1 से 20 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में 1 से 11 तक के चैप्टर रखे गए हैं और हर एक में से 7 क्वेश्चन आएंगे और दूसरी कैटेगरी में 12 से 20 चैप्टर रखे गए हैं जिसमें से 23 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 9 लैंग्वेज में दिया जा सकता है जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया और अंग्रेजी भाषा शामिल है।
कैटेगरी 1 में कुल 11 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्वेशन, दूसरा है सिविल प्रोसीजर कोड CPC एंड लिमिटेशन एक्ट, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पांचवा है क्रिमिनल लॉ इंडियन पेनल कोड, छठवां है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सातवां है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, आठवां है एविडेंस एक्ट, नौवां है जूरिस्प्रूडेंस, दसवां है प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स, 11वां है प्रॉपर्टी लॉ। दूसरी कैटेगरी में 12 से लेकर 20 चैप्टर दिए गए हैं। आप इसमें से किसी भी 5 चैप्टर से अपनी चॉइस के अनुसार 23 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ। अब हम यहाँ पर कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वकालत के पेशे के लिए भारत का माहौल कैसा है। देखा जाए तो ये काफी अच्छा प्रोफेशनल है, एक रॉयल प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें एक वकील के रूप में कई सब्जेक्ट की जानकारी होती है। मंदी के तौर पे जहां हर प्रोफेशन प्रभावित हुआ है, वहां लॉ प्रोफेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले कुछ सालों में हमें कई बदलाव देखने को मिला है। आने वाले समय में ये फील्ड और कारगर हो सकती है और लॉ के क्षेत्र में और ज्यादा करियर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। एक क्वेश्चन आता है, किस तरह के गुण एक वकील को औरों से अलग बनाता है। हालांकि शुरुआती दिनों में इस पेशा में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी संघर्ष की स्थिति होती है, लेकिन 1-2 सालों के संघर्ष के बाद कंडीशन पूरी तरह से काबू में आ जाती है। लॉ की अच्छी जानकारी और अपडेट जानकारी, कम्युनिकेशन स्किल ऑन द स्पॉट, जवाब देने की योग्यता जैसे गुण एक वकील को अलग कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। एक क्वेश्चन आता है, शुरुआती चरण में किस तरह की दिक्कतें आती है। तो करियर शुरू करने पर सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की आती है। अगर पारिवारिक बैकग्राउंड वकालत की है तो काफी फायदा होता है, लेकिन अगर पारिवारिक बैकग्राउंड वकालत की नहीं है तो एक लंबा वक्त उन्हें अपनी पहचान बनाने में लग जाता है और सीनियरों का सहयोग और उनसे काम मिलने में काफी परेशानी होती है। इसलिए इसमें सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्यवहार की बहुत ही जरूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन आता है, 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद वकील कैसे आगे बढ़ सकता है। हालांकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए वकील को कई तरह की दिक्कतें आनी नेचुरल है, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करें। 2-3 साल के बाद रुचि विकसित हो जाने के बाद अपनी फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, विदेशों में वकालत की संभावनाएं कितनी हैं। सच कहा जाए तो भारत से ज्यादा विदेशों में वकालत में संभावनाएं मौजूद है। आजकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करने की इजाजत दे रखी है। इसी तरह यहाँ के लोग भी विदेशों में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी इसमें और भी खुला लैंडस्केप नजर आएगा। साथ ही इसमें कई सारी MNC और लॉ फर्मा सभी भारत में आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन आता है, रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जैसे ही स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा करते हैं, चाहे LLB हो या BA LLB, तो उन्हें अपने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के साथ स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई करना होता है और स्टेट बार काउंसिल एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। उस एग्जाम के बाद उन्हें प्रैक्टिस से संबंधित लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसके बाद एक एडवोकेट पूरी इंडिया में जहाँ चाहे वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा LLB करने के बाद एक और करियर ऑप्शन होता है और वो है जुडिशियरी। और जुडिशियरी में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार LLB करने से क्या क्या फायदा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।